हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज के सेशन में हम लोग इंटरैक्शन ऑफ जीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेंडेलियन डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक्सेप्शन क्या क्या है। ओके, इस पूरे एक्सेप्शंस में हम लोग इंटरैक्शन ऑफ जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लिंकेज, ये सब पढ़ेंगे। बट इस श्रृंखला में द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द इंटरैक्शन ऑफ जीन। देखो, दो तरह का इंटरैक्शंस होता है। एक हम लोग कहते हैं इंटर एलेलिक, दूसरा हम लोग कहते हैं इंट्रा एलेलिक। ओके, इंट्रा एलेलिक मतलब क्या है कि एक जीन के जो दो अलील हैं उनके बीच में इंटरैक्शंस हो, राइट। जैसे यहां पे यदि मैं बोलूं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है या कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा एलेलिक। डोमिनेंस इज अ फेनोमेना ऑफ इंट्रा एलेलिक इंटरैक्शंस। ओके, लेकिन यदि इंटर एलेलिक बोलें तो ये क्या होता है? इंटरैक्शन बिटवीन द टू अलील्स ऑफ द टू डिफरेंट जीन। फॉर इंस्टेंस, यदि मान लो टी और आर के बीच में हो, या कैपिटल टी स्मॉल आर के बीच में हो, या कैपिटल आर स्मॉल टी के बीच में हो, ओके, तो इनके बीच का इंटरैक्शन होना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर एलेलिक इंटरैक्शंस। ओके, और इंटर एलेलिक इंटरैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इपिस्टैटिज्म। ओके, तो यहां पे क्या होता है? जैसे मान लो जीन टी जो है जीन आर को मान लो सप्रेस कर दे, तो जब जीन टी जीन आर को सप्रेस करेगा तो टी को हम लोग क्या बोलेंगे? इपिस्टैटिक जीन, और आर को क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक जीन। और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम द इपिस्टैटिज्म। ओके, चलो, तो इस पूरे सेशंस में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर एलेलिक इंटरैक्शंस के बारे में बात करनी है, राइट। तो इंटर एलेलिक इतने सारे इंटरैक्शंस होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इनहिबिटरी जीन, डुप्लीकेट जीन, dominant epistatic gene and recessive epistatic gene. Okay, so we will talk about all these things in very detail. But इसके पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो इंटरैक्शन ऑफ जीन्स है, यहाँ पे मेंडल के सभी लॉ फॉलो होते हैं। यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी फॉलो होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो होता है, राइट। तो क्या नहीं फॉलो होता है? फॉलो नहीं होता है मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। मेंडल साहब कहते थे कि कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय अ फैक्टर, बट यहाँ पे कैरेक्टर जो है कोई एक फैक्टर कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि एक से ज़्यादा अलील आपस में इंटरैक्ट करके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो फेलियर देखते हैं, वो फेलियर किस चीज़ की है? वो फेलियर है मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की। और यही वजह है कि आप किसी भी इंटरैक्शंस के बारे में बात करो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो, इनहिबिटरी हो, डुप्लीकेट हो, डोमिनेंट एपिस्टैटिक हो, रिसेसिव एपिस्टैटिक हो, सभी के केस में F2 जीनोटिपिक रेशियो वही होगा जो टिपिकल डायहाइब्रिड का था। ओके, दैट इज 1:2:4, 1:1:1, राइट। यदि पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का F2 जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल वही होगा जो हम लोग ने टिपिकल मेंडेलियन F2 जीनोटिपिक रेशियो देखा था। हाँ, फिनोटिपिक रेशियो चेंजेस करते हैं। कैसे चेंजेस करते हैं, ये अभी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। ओके, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन ये कहता है कि किसी जीन का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट किसी दूसरी जीन के साथ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाए, तो उन दोनों जीन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। ओके, दैट मीन्स कि यदि मान लो इन दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट हो जाए तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी एक जीन दूसरे जीन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको समझने के लिए एक हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक प्रिकर्सर X है और ये कोई कलर नहीं देता, राइट। मान लो ये रॉ मटेरियल है, इस पे जीन C काम किया और एक प्रोडक्ट Y बना रहा है। ओके, अब ये प्रोडक्ट Y पे जीन P काम कर रहा है और ये प्रोडक्ट बना रहा है, और से लेट इट बी ये पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस पर्पल कलर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जीन C और जीन P दोनों चाहिए। यदि जीन P नहीं होगा तो पर्पल नहीं बनेगा, जीन C नहीं होगा तो भी पर्पल नहीं बनेगा। इसका मतलब है जीन C के एक्शन को जीन P कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एंड वाइस वर्सा, है ना। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जो टिपिकल F2 जीनोटिपिक रेशियो है, F2 फिनोटिपिक रेशियो है, दैट इज 9:3:1, वो मॉडिफाई हो जाता है 9:7 में। कैसे, ये हम लोग देखते हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग क्रॉस लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक जीनोटाइप ले लूँ, तो ये ऑब्वियस है कि इसमें कैपिटल C और कैपिटल P नहीं है, तो इसकी कलर
वाइट होगी, इसकी कलर भी वाइट होगी क्योंकि इसमें दोनों जीन एब्सेंट है। और F1 में हम लोग क्या देखेंगे कि दिस विल प्रोड्यूस राइट, और इसकी कलर हमें पर्पल नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल C और कैपिटल P दोनों जीन है, दैट्स वाई इट इज़ अ पर्पल। ओके, अब इसकी यदि हम लोग F2 में सेल्फिंग करें तो हमें मालूम है टिपिकल 9331 रेशियो मिलता है। तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज़ 9 जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, C होगा, और कुछ ऐसा रेशियो होगा। 3 होगा, दैट इज़ कैपिटल C and small p, और another 3 will be that is a small c capital P, right, and 1 will be c pp। ओके, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कैपिटल C और कैपिटल P दोनों है तो इसके कलर तो पर्पल होंगे। ओके, बट यहाँ पे केवल एक जीन C है तो ये क्या होगा, ये वाइट होगा। सिमिलरली ये भी वाइट होगा और ये वाला भी वाइट होगा, राइट। दैट मीन्स इसकी रेशियो क्या होंगे, ये तीनों की कलर क्या होगी, 7 हो गई। दैट मीन्स ये रेशियो क्या हो गई, 9:7 हो गई, राइट। सो 9:7 इज अ टिपिकल phenotypic ratio for the complementary gene, right? Aileron color in maize, anthocyanin synthesis in sweet pea or sweet color or flower color in sweet is an example of the complementary gene. Okay, right. तो इनहिबिटरी जीन क्या होता है, मान लो किसी एक जीन के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को कोई जीन इनहिबिट कर दे, राइट, तो वैसे वाले जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी जीन बोलते हैं। ओके, तो देखो इनहिबिटरी जीन का अपना कोई कलर नहीं होता है, उसका काम केवल ये होता है कि किसी एक जीन के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। चलो इसका भी एक मेटाबॉलिक पाथवे देखते हैं। जैसे आप देखो कोई एक प्रिकर्सर है, यहाँ पे हमने जीन पी लिया एंड पी जो है वो एक पर्पल कलर के रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मान लो इस पर कैपिटल आई जीन इस पर यदि काम करे तो ये क्या करेगा, पर्पल को डिस्ट्रॉय करके जहाँ से शुरुआत किया था वो कलर उसको बना देगा ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे आई को हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी जीन बोलेंगे, है ना। और टिपिकली हम लोग क्या देखते हैं कि इनहिबिटरी जीन के कारण जो F2 फिनोटिपिक रेशियो 9331 मेंडल का है वो मॉडिफाई होके 13:3 हो जाता है। ओके, तो ये कैसे होता है, ये भी एक क्रॉस करके हम लोग इसको देखते हैं, राइट। तो चलो देखो एक क्रॉस देखते हैं, लेट इट बी लाइक एक पैरेंटल कॉम्बिनेशन, हम लोग कैपिटल P और कैपिटल P और स्मॉल आई ले लेते हैं और इसको हम लोग क्रॉस करा देते हैं, स्मॉल p एंड कैपिटल आई से क्रॉस करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियस है कि दिस विल गिव द पर्पल कलर। ओके, और यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है तो इसकी ओरिजिनल कलर यहाँ पे मान लो थोड़ी देर के लिए हम ग्रीन मान लेते हैं, तो दिस इज गोइंग टू गिव द ग्रीन कलर। ओके, so in case of F1 this is going to produce capital P small p, capital I small I, right। now what you will see कि इसका कलर जो है इसका भी ग्रीन हो जाएगा। इसका कलर ग्रीन हो क्यों होगा, क्योंकि I जो है ना यहाँ पे क्या है, इनहिबिटरी जीन है, तो वो क्या कर रहा है, पर्पल कलर को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। ओके, और जब हम लोग यहाँ पे F2 में आएंगे तो फिर से हमें 9 कुछ ऐसे मिलेंगे। ओके, तो आप देखो P और I है तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे P है, इसका कलर पर्पल होगा। यहाँ पे I है तो डेफिनेटली दिस विल बी ग्रीन एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रीन। ओके, तो इसको और इसको यदि हम लोग ऐड कर दें तो ये कितने हो गए, 13। सो रेशियो विल बिकम 13:3, right। so what we see that F2 phenotypic ratio is modified into 13:3. okay, so feather color in fowls, seed color in maize are some of the examples for the inhibitory gene, right। तो डिस्कस करते हैं डुप्लीकेट जीन के बारे में। देखो तो डुप्लीकेट जीन ऐसा है कि जब किसी जीन का एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट किसी दूसरे जीन के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से रिप्लेस किया जाए इस तरह से कि दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट रहे तो वो एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दे दे, तो वैसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट जीन बोलते हैं। ओके, तो इसका भी एक हम लोग बायोकेमिकल पाथवे देखते हैं। मान लो एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल X है और X पे जीन A काम किया तो एक प्रोडक्ट बन रहा है, लेट इट बी रेड कलर बना रहा है।
एक प्रिकर्सर Z है, इस पर भी जीन B काम किया, ये भी रेड कलर बना रहा है। तो रेड कलर बनाने के लिए इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो रेड बन जाएगा। यदि B नहीं रहे तो भी तो भी रेड बनेगा, और A नहीं रहे तो भी रेड बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, A और B जीन को आपस में हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट जीन बोलेंगे, है ना। और डुप्लीकेट जीन में क्या होता है कि F2 जीनोटिपिक रेशियो तो वही होता है जो कि मेंडेलियन टिपिकल जीनोटिपिक रेशियो है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो 9331 मॉडिफाई हो जाती है 15:1 में। ओके, टिपिकल एग्जाम्पल है शेप ऑफ कैप्सूल इन सेफर्ड पर्स एंड व्हीट कलर इन कर्डल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डुप्लीकेट जीन, है ना। इसके भी हम लोग इनहेरिटेंस को देखते हैं, राइट। जैसे मान लो एक क्रॉस हम लोग ले लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और इसको हमने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से क्रॉस करा देते हैं, राइट। तो ऑब्वियस ये तो रेड होगा, बट ये हमारा वाइट हो जाएगा। ओके, सो F1 वी विल गेट दिस वन, और ये भी रेड होगा। लेकिन जब इसको हम F2 में ले जाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें 9 ऐसा मिलेगा, 3 ऐसा मिलेगा, अनदर 3 ऐसा होगा, और ये इस तरह का होगा। ओके, तो इसका कलर क्या होगा, रेड होगा, इसका कलर भी रेड होगा, इसका कलर भी रेड होगा, बट इसका कलर वाइट होगा। सो डैट मीन्स इसको हम लोग जोड़ दें तो वी विल गेट 15। सो 15:1 रेशियो हमें मिल रहा है। सो इन केस ऑफ डुप्लीकेट जीन व्हाट वी हैव सीन दैट F2 phenotypic ratio is modified into 15:1. Okay, right, let's move ahead. चलो बात करते हैं डोमिनेंट एपिस्टैसिस की। तो डोमिनेंट एपिस्टैटिस ऐसा है कि व्हेन अ डोमिनेंट अलील एट वन लोकस मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ अलील, तो उसको हम लोग डोमिनेंट एपिस्टैसिस बोलते हैं। ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका फ्रूट कलर इन स्क्वैश, समर स्क्वैश। तो देखो उसमें 3 तरह के कलर पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक वाइट, येलो एंड ग्रीन। वाइट कलर जो है वो डोमिनेंट जीन W से कंट्रोल होता है, और येलो कलर जो है वो डोमिनेंट जीन G से कंट्रोल होता है। ओके, एंड वाइट इज डोमिनेंट ओवर बोथ येलो एंड ग्रीन। ओके, एंड व्हाट वी विल सी दैट ग्रीन फ्रूट्स आर प्रोड्यूस इन रिसेसिव कंडीशन, डबल रिसेसिव कंडीशन में ये एक ग्रीन फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि टिपिकल मेंडेलियन डायहाइब्रिड रेशियो ऑफ 9331 इज मॉडिफाइड इनटू 1231। ये कैसे होता है, चलो इसको भी हम लोग क्रॉस के द्वारा देखते हैं, राइट। तो देखो यहां पे एक हम लोग क्रॉस ले लेते हैं, W W एंड स्मॉल w एंड कैपिटल G एंड कैपिटल G। तो ये W तो सब पे डोमिनेंट था, तो इसका कलर क्या था, वाइट होगा। ओके, और G का कलर था क्या था, येलो होगा, है ना। जब इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे तो F1 में हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस वी विल गेट। लेकिन इसका कलर क्या होगा, इसका कलर वाइट होगा। क्यों वाइट होगा, बिकॉज ये जो है, ये जीन जो है ये क्या है, ये इपीस्टैटिक जीन है। ये इपीस्टैटिक जीन है तो ये G पे डोमिनेट करेगा, तो G पे डोमिनेट करेगा तो अपना कलर ये वाइट दे देगा। ओके, और जब इसको हम लोग F2 में ले जाएं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 9। तो देखो जहाँ पे भी कैपिटल W है वो तो वाइट हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वाइट। ओके, जहाँ G था तो G वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर, ये येलो होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, सो दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर। ओके, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये बड़ा 12 हो गया, हमारा रेशियो क्या हो गया, 12:3:1, राइट। सो दैट्स हाउ द in case of dominant epistasis what we see that typical 9331 ratio is modified into 1231. चलो एक क्लास देखते हैं, that is a recessive epistasis. Okay, so when recessive allele at one locus marks the expression of both dominant as well as the recessive allele at another locus, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, recessive epistasis बोलते हैं।
और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। ओके, तो चलो इसका एक बायोकेमिकल पाथवे सबसे पहले देखते हैं। मान लो एक प्रिकर्सर है, इस पे जीन सी काम करता है तो ब्लैक कलर बनाता है। ओके, लेकिन यदि इस पे जीन ए काम करे तो ये ब्लैक को मॉडिफाई करके एगुटी कर देता है। इसको हम लोग सप्लीमेंट्री जीन भी कहते हैं। देखो ये इसको इनिबिट नहीं कर रहा है बट इसको मॉडिफाई कर रहा है। सप्लीमेंट्री जीन में क्या होता है, वो मॉडिफाई करता है। ओके, और इसका जो रिसेसिव काउंटर पार्ट होता है ना, वो जीन को इनिबिट कर देता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि डोमिनेंट जीन सी एक ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। इसके एब्सेंस में ये क्या होगा, इट कॉजेज एल्बिनो, है ना। लेकिन जब सी और ई दोनों हो जाए तो एगुटी बनेगा, राइट। लेकिन यदि जो सी रिसेसिव हो तो ये दूसरे लोकस पे जाके उसके जीन को इनहिबिट कर देगा और उसको एल्बिनो बना देगा। इसलिए इसको हम लोग रिसेसिव एपिस्टासिस कहते हैं। ठीक है ना। रिसेसिव एपिस्टासिस में हम लोग क्या देखते हैं, द टिपिकल F2 फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 9331 इज मॉडिफाइड इनटू 934। ओके, और टिपिकल एग्जांपल कौन सा है, ग्रीन कलर इन मेज एंड कोट कलर इन माइस, राइट। चलो इसके क्रॉस को भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक क्रॉस ले लेते हैं, लेट इट बी CC। चलो इस क्रॉस को हम लोग स्टडी करते हैं। इसके लिए हम लोग जीनोटाइप, एक पैरेंटल जीनोटाइप ऐसा लिखते हैं, कैपिटल C स्मॉल a एंड दैट इज बीइंग क्रॉस बाय स्मॉल c कैपिटल A। ओके, तो देखो कैपिटल C यहाँ पे है, दैट मीन्स कि इसका कलर तो ब्लैक होगा। ओके, और ए जीन जो है वो सी के प्रेजेंस में कलर देता है, अदरवाइज ये कुछ भी कलर नहीं देता, राइट। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे एक एल्बिनो मान लेते हैं। ओके, तो जब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे F1 में, इन द F1 वी विल गेट कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल A स्मॉल a। ओके, तो देखो C और A यहाँ पे दोनों है, तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर एगुटी हो जाएगा as per this biochemical pathway. Okay, and this is your F1. अब जब हम इसको F2 में सल्फिंग करेंगे तो we will get like this 9C A 3 like this, another 3 like this and 1. Okay, तो देखो C और A दोनों है, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर तो ऑब्वियस है, अगुटी होगा। ओके, केवल C है तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा ब्लैक। लेकिन ये देखो C है, ये क्या है, ये है रिसेसिव एपिस्टासिस। ओके, सो दैट्स वाई दिस बिकम एल्बिनो, और यहाँ पे तो कोई कलर ही नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो बिकम एल्बिनो। ओके, सो व्हाट द रेशियो बिकम, ये दोनों एक हो गए, तो रेशियो इज मॉडिफाइड इनटू 9:3:4। ओके, सो दिस इज हाउ वी जस्ट एक्सप्लेन द एंटायर रिसेसिव एपिस्टासिस. So that's all for this sessions, and I hope that everybody is pretty clear about the very concept of interaction of genes. That's all for today's sessions. I hope the very concept of interaction of genes is pretty clear at your end. Don't forget to subscribe and like this channel. Thank you.